A to GS में आपका स्वागत है। आज भारतीय राज्य व्यवस्था का एक प्रमुख टॉपिक भारत के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में एक एक्ट को विस्तार से बताएंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों लाई गई, इसका प्रावधान क्या था, किस कंपनी को नियंत्रण करना था और ये आगे चलकर कौन से पद का सृजन हुआ, कैसी परिषद का गठन किया गया, भारत में पहली बार कौन सा सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ, किस एक्ट के तहत हुआ, और लास्ट में रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित MCQ के आधार पर जो कई एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा चुके हैं उसके महत्वपूर्ण प्रश्न को यहां पे ऑप्शन के साथ विश्लेषण भी करेंगे। क्लियर है? तो चलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी, तो देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को समझने के पहले आप ईस्ट इंडिया कंपनी के महत्वपूर्ण फैक्ट को समझ लीजिए ताकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 समझने में आसानी हो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के महत्वपूर्ण तथ्य, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ प्रथम के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के आदेश पर ही, उनके चार्टर के आदेश पर ही ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या किया गया? गठन किया गया। क्लियर है? इसका नाम, पूरा नाम क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी का? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसका पूरा नाम था किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उद्देश्य था वो भारत के साथ व्यापार करना, एशिया के साथ व्यापार करना या पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना, ये प्रारंभिक उद्देश्य था किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्लियर है? तो भारत व एशिया से क्या करना? व्यापार करना। और किस वस्तु का व्यापार करना? तो मसाले का, चाय का, कपास का, रेशम का व्यापार करना। मसाले, कपास, रेशम और चाय का व्यापार करना। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से कौन अधिकारी आए थे? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस ने 1608 ईस्वी में सूरत में सूरत में पहली बार आए थे। तो 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने कहां आए? तो सूरत में आए, यानी गुजरात के सूरत में। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री कब खोली? तो 1613 ईस्वी में सूरत में ही जहांगीर से अनुमति लेकर प्रारंभिक फैक्ट्री स्थापित की। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और 3 प्रेसिडेंसी बनाई, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता प्रेसिडेंसी। और धीरे धीरे इन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने और अपना सैन्य शक्ति बढ़ाते चली गई ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे देखिए, 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी, बॉम्बे जिसे मुंबई, मद्रास, चेन्नई और कोलकाता प्रेसिडेंसी स्थापित की ईस्ट इंडिया कंपनी ने और यहां पे हस्तक्षेप करना प्रारंभ किए और यहां से व्यापार करना प्रारंभ किए। यानी बॉम्बे प्राकृतिक बंदरगाह जो था, यानी बॉम्बे का बंदरगाह, मद्रास का बंदरगाह और कलकत्ता के बंदरगाह से व्यापार किया करते थे और धीरे धीरे राजनीतिक हस्तक्षेप की ओर बढ़ चले। कौन बढ़ चले? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ कंपनी का पहला गवर्नर थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जो थे वो थॉमस स्मिथ थे। थॉमस स्मिथ, आप याद रखिएगा, थॉमस स्मिथ ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर, बंगाल का गवर्नर नहीं, ना ही भारत का गवर्नर जनरल और ना ही बंगाल का गवर्नर जनरल। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन थे?
तो ये थॉमस स्मिथ। याद रखिएगा, व्यापार से सत्ता तक। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य तो व्यापार था, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिए और अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाते चला गया। तो व्यापार से सत्ता की ओर प्रारंभ हुआ। तो शुरुआत व्यापारिक कंपनी के रूप में हुआ, बाद में राजनीतिक हस्तक्षेप और सैन्य शक्ति बनाई। किस कंपनी ने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। प्रारंभ व्यापार से, बाद में राजनीतिक हस्तक्षेप और धीरे धीरे सैन्य शक्ति बढ़ाती चली गई। अब परिणाम क्या हुआ कि प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक हस्तक्षेप ताकतवर कर ली, यानी राजनीतिक हस्तक्षेप, सैन्य शक्ति भी पूरी तरह से मजबूत हो गया। तब बंगाल के उस समय नवाब थे सिराजुद्दौला और एक अंग्रेज उच्च गवर्नर थे जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को क्या कर दिए? हरा दिए, पराजित कर दिए और बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किए। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार प्रारंभ किए, राजनीतिक शक्ति बढ़ाई, सैन्य शक्ति बढ़ाई और भारत के बंगाल के क्षेत्र में प्लासी का युद्ध हुआ और उस युद्ध में 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला को पराजित किए और ईस्ट इंडिया कंपनी का नींव धीरे धीरे बंगाल में बढ़ती चली गई। आगे चलकर फिर क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में, ताकि जो भी शक्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ा रही थी, धीरे धीरे युद्ध भी बढ़ता जा रहा था और जितने भी राजा थे, एक राजा को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से लड़ाते थे और धीरे धीरे सहायक संधि आगे चलकर होती है और उसमें नियंत्रण करती चली जाती है। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ और कंपनी का यह युद्ध जो था बहुत निर्णायक युद्ध था। और इस युद्ध में क्या हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों क्षेत्रों का दीवानी प्राप्त हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। कब? 1765 में। तो 1765 में अब क्या क्या शक्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई? व्यापार, राजनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, भारत में क्षेत्रों पर अधिकार और साथ साथ राजस्व वसूलने की शक्तियां भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई। अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773, अब यहां पे ध्यान दीजिए, इसको डीप में आगे चलकर बताएंगे। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे शक्ति बढ़ती चली गई तो ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण करने के लिए, नियंत्रित स्थापित करने के लिए और जो ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार था, जो निजी उपहार वगैरह ले रहे थे, इस पे अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कानून लाई और वो कानून ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने एक गुप्त समिति बनाई थी और उस गुप्त समिति के सिफारिश पर ही रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और इसमें क्या क्या? तो भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसद का पहला नियंत्रण हुआ। इसमें आगे चलकर डीप में बताएंगे। तो ब्रिटिश संसद का पहला नियंत्रण किसके तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अब गवर्नर जनरल का पद क्या हुआ? सृजन हुआ और पहला गवर्नर जनरल कौन बने? वैरेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का पहले गवर्नर हुआ करता था, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा एक पद सृजन किए, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, और कौन बने? वैरेन हेस्टिंग्स। वैरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल बने, इसलिए वैरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल का पितामह कहा जाता है। गवर्नर जनरल का पितामह किसे कहा जाता है? वैरेन हेस्टिंग्स को। आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाई गई ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा और इसमें ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और मजबूत हो गया और इसी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की क्या हुआ? स्थापना हुआ। क्लियर है? आगे चलते हैं।
देखिए अब रेगुलेटिंग एक्ट को पूरी विस्तार से समझने का प्रयास कीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये लाया गया किसके द्वारा? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, अर्थात ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब? 1773। भारत का पहला संवैधानिक अधिनियम था। भारत का पहला संवैधानिक अधिनियम कौन था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पारित करने वाली जो संस्था थी वे ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक अधिनियम लाया गया और उस अधिनियम को क्या कहा गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। किसके द्वारा लाई गई? तो ब्रिटिश सरकार अर्थात ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लाई गई। लागू होने का वर्ष यानी रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो 1773 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में लागू हो गया। ठीक है, ब्रिटिश भारत में यानी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्षेत्र में लागू हो गया। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या करना? नियंत्रण करना, क्योंकि इसकी शक्तियां धीरे धीरे बढ़ रही थी और इस कंपनी में भ्रष्टाचार भी लिप्त था। आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी इतना ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए कि ब्रिटिश क्राउन को भी अपने सत्ता में रहने के लिए उनको भी एक तरह से भय ना हो, इसलिए इस पे नियंत्रण करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए एक्ट लाया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारत के प्रशासन में ब्रिटिश सरकार का पहला हस्तक्षेप हुआ। अब ध्यान दीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में पहली बार हस्तक्षेप किस एक्ट के तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया। बंगाल के गवर्नर को नया पद मिला, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल। किस एक्ट के तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत एक पद हुआ। पहले हुआ करता था मद्रास में, बॉम्बे में और कलकत्ता में गवर्नर हुआ करता था। बंगाल का गवर्नर, बॉम्बे का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर। लेकिन इस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल का पद सृजन किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो वारेन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वारेन हेस्टिंग्स पहली बार बंगाल का गवर्नर जनरल बने। क्लियर है? और इसे क्या कहा जाता है? तो गवर्नर जनरल का पितामह कहा जाता है। किसे? वारेन हेस्टिंग्स को। आगे चलते हैं। देखिए गवर्नर जनरल की स्थिति क्या थी? तो गवर्नर जनरल की स्थिति परिषद के अधीन थी। देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नर जनरल को एक सहायता के लिए एक परिषद का गठन किए, 4 सदस्यीय परिषद, और वो परिषद बहुमत के आधार पर वहां निर्णय किया जाता था। तो गवर्नर जनरल की स्थिति परिषद के अधीन थी। सर्वा कौन थे? परिषद, और इसके अधीन हुआ करता था गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल की जो परिषद था इसमें कितने सदस्य? तो 4 सदस्य थे। कितने सदस्य? 4। कौन कौन? क्लेवरिंग, मॉनसन, बॉरवेल और फिलिप फ्रांसिस। ये 4 सदस्य का परिषद हुआ करता था। और ये परिषद का जो निर्णय था, निर्णय लेने की प्रणाली, ये बहुमत से निर्णय लिया जाता था। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि गवर्नर जनरल के परिषद का निर्णय किस आधार पर हुआ करता था? तो बहुमत के आधार पर निर्णय हुआ करता था। अब ये जो गवर्नर जनरल था ये बम्बई बंगाल के अधीन कर दिया गया। देखिए
प्रारंभिक में ईस्ट इंडिया कंपनी 3 प्रेसिडेंसी से व्यापार कर रहे थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता, और धीरे धीरे ये शासन बढ़ाती चली गई, राजनीतिक हस्तक्षेप, सेना बढ़ाती चली गई। अब क्या हुआ, बॉम्बे का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर और एक तरह से बंगाल का गवर्नर, अब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और बॉम्बे का गवर्नर और मद्रास के गवर्नर वाले पूरा क्षेत्र को बंगाल के अधीन कर दिया गया, बंगाल के अधीन कर दिया गया। यानी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, याद रखिएगा। जिसका कारण क्या हुआ कि भारत में पहली बार केंद्रीयकरण की शुरुआत हुआ, क्योंकि तीनों प्रेसिडेंसी का नियंत्रण एक ही ईस्ट इंडिया कंपनी पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने या ब्रिटिश सरकार ने कानून लाई, रेगुलेटिंग एक्ट, और इसी के तहत बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी को अधीन कर दिया गया बंगाल प्रेसिडेंसी के। क्लियर है? यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया बॉम्बे और मद्रास को। इसलिए केंद्रीयकरण का शुरुआत या न्यू रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ही होता है। नेक्स्ट, भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट। देखिए, न्यायिक में भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हस्तक्षेप किए और भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का गठन कलकत्ता में फोर्ट विलियम में किया गया 1774 ईस्वी में। तो भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ? 1774 ईस्वी को फोर्ट विलियम में स्थापना किया गया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा, यानी एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे। और 3 अन्य न्यायाधीश थे, ये भी याद रखिएगा। 3 अन्य न्यायाधीश हाइड थे, चैम्बर्स थे, लिमेस्टर थे। ये 3 जो थे वे अन्य न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट का आधार, तो सुप्रीम कोर्ट का जो आधार था, बेस था, वो अंग्रेजी कानून के तहत, अंग्रेजी कानून के तहत ही सुप्रीम कोर्ट का संचालन किया जाना इसका आधार माना गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों का बाध्यता, यानी ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट देना, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का बाध्यता हो गया, यानी अनिवार्य हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपना रिपोर्ट देगी, व्यापार का, प्रशासन का, ये सब का रिपोर्ट देना अनिवार्य कर दिया गया। किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी रिपोर्ट देगी ब्रिटिश पार्लियामेंट को। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति, स्वतंत्रता, सत्ता समाप्त, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी मनमाने तरीके से, निजी तरीके से व्यापार, राजनीतिक हस्तक्षेप और सैन्य में बढ़ोतरी कर रहे थे, अब इसका स्वतंत्रता का अधिकार धीरे धीरे समाप्ति की ओर चल पड़ा, यानी स्वतंत्र सत्ता क्या हो गई? समाप्त हो गई। अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर समाप्त हो जाएगी। तो ये किस कानून के तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे इसकी जो स्वतंत्रता पहले था, ये धीरे धीरे इस पर अंकुश लगाती चली गई और अंततः लास्ट में 1774-75 में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से 1874-75 में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ठीक है। ब्रिटिश संसद की भूमिका, तो सर्वोच्च पर्यवेक्षक था, यानी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसका जो भूमिका था क्या था? तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, इसको रिपोर्ट को जांच पड़ताल करना, नया आदेश देना या नियंत्रण के लिए आदेश देना, ये सब
कार्य किसका हो गया? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का हो गया। किस एक्ट के तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। भारतीयों का अधिकार, इस एक्ट में कोई भी अधिकार भारतीयों का नहीं था। ये जो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यह केवल ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना इसका मूल उद्देश्य था। ठीक है। मुख्य प्रशासनिक समस्या, तो गवर्नर जनरल और परिषद में मतभेद हुआ, यही मूल समस्या था, इसलिए ये एक्ट असफल रहा। इसलिए आगे चलकर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट ये सफल नहीं रहा, ये कैसा रहा? असफल। क्योंकि ये विरोध रहा, दो आपस में विरोधाभास इन दोनों का विचार था। किसका? तो गवर्नर जनरल का भी और इसके परिषद का भी, क्योंकि इसका जो निर्णय हुआ करता था ये बहुमत के आधार पे था, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से ये कार्य करते थे। लेकिन इसका कोई भी दूरदृष्टि जैसी कानून या कोई भी दूरदृष्टि जैसी कोई भी संकल्पना नहीं था इस एक्ट का, इसलिए असफल रहा। आगे देखिए, न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका। अब एक सुप्रीम कोर्ट और प्रशासन में क्या हुआ? संघर्ष। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट का स्थापना जो हुआ था 1774 ईस्वी में। अब न्यायपालिका और जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका और क्या है? कार्यपालिका। ठीक है। दोनों के बीच यानी सुप्रीम कोर्ट और प्रशासक के बीच, गवर्नर जनरल, इसके परिषद और सुप्रीम कोर्ट के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया। अब क्या हुआ? ये रेगुलेटिंग एक्ट सफल नहीं हुआ, असफल हुआ। आगे चलकर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया जाता है। अधिनियम की प्रकृति, तो शक्तियों का अस्पष्ट विभाजन, यानी स्पष्ट विभाजन नहीं था। कैसा? अस्पष्ट विभाजन था, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट सफल नहीं रहा, असफल रहा। लेकिन कुछ हद तक ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण लाया गया। अधिनियम की सफलता कैसी? सीमित, ना तो पूरी तरह से असफल रहा और ना ही पूरी तरह से सफल रहा, यानी सीमित रहा। कहा जा सकता है कि कुछ हद तक ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया। किस एक्ट के तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ऐतिहासिक महत्व, तो औपनिवेशिक शासन की संवैधानिक नींव, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ऐतिहासिक महत्व क्या हुआ? जो औपनिवेशिक शासन चल रहा था, मनमानी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कार्य किए जा रहे थे, राजनीतिक हस्तक्षेप, युद्ध, सैन्य शक्ति, ये सब पर अब संवैधानिक नींव पड़ गया। किस एक्ट के तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अगला सुधार अधिनियम। अब ये असफल नहीं हुआ लेकिन कुछ हद तक, इसलिए इसमें एक और एक्ट लाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट। बीच में एक और एक्ट लाया जाता है 1781 का सेटलमेंट एक्ट, लेकिन इसके बाद व्यापक रूप से पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया जाता है। ठीक है। व्यापारी कंपनी, राजनीतिक शक्ति। अब देखिए, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, इसका प्रारंभिक उद्देश्य किस तरह से अपना शासन ये बनाई? तो प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? व्यापारिक कंपनी के रूप में व्यापार करना। फिर व्यापार से क्या? राजनीतिक शक्ति की ओर बढ़ना। राजनीतिक शक्ति ज्यादा हो गया, सैन्य शक्ति ज्यादा हो गया, तो उसके अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया। जब भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा सरकारी हस्तक्षेप हुआ। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा सरकारी हस्तक्षेप किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी में। जब सरकारी हस्तक्षेप हुआ तो एक कानून बना, रेगुलेटिंग एक्ट कानून बना। अब जब रेगुलेटिंग एक्ट कानून बना 1773 में, तो भारत में पहली बार केंद्रीयकरण हुआ, यानी बॉम्बे, मद्रास, बंगाल के अधीन कर दिया गया। और जब केंद्रीयकरण हुआ तो संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण करने के लिए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773
अब इसमें क्या है, अब प्रश्न समझिए एमसीक्यू। अब एमसीक्यू के तहत पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मुख्य उद्देश्य क्या था। कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। उद्देश्य क्या था, भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त करना नहीं, ये भारत में ब्रिटिश सरकार शासन समाप्त करना नहीं और फैलाना था, इसका उद्देश्य ये नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करना, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को क्या करना, नियंत्रित करना, ये उद्देश्य था। भारत में संविधान लागू करना नहीं, ये संविधान से संबंधित या भारतीयों से संबंधित ये रेगुलेटिंग एक्ट नहीं था। भारतीयों को राजनीतिक अधिकार देना नहीं, ये भी नहीं, ये बहुत बाद में होता है, राजनीतिक अधिकार दिया जाता है, लेकिन ये इस एक्ट के तहत ये नहीं। तो पहला क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करना, इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट दूसरा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय पारित हुआ, तो लॉर्ड नॉर्थ ने ही गुप्त समिति का गठन किए थे और उसी के सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, ताकि ब्रिटिश क्राउन से भी आगे ना बढ़ जाए। नेक्स्ट देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय पारित हुआ, विलियम पिट्स, नहीं, ये विलियम पिट्स के द्वारा नहीं हुआ, लॉर्ड नॉर्थ, किसके, लॉर्ड नॉर्थ के शासन काल में हुआ। रॉबर्ट वॉलपोल पहले हो चुका था, बेंजामिन डिजरेली ये बाद में हुआ, बहुत बाद में 19वीं शताब्दी में हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, लॉर्ड नॉर्थ। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किस नए पद का सृजन किया गया, भारत सचिव। भारत सचिव पद का सृजन 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम जो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, पूरी तरह से 1858 ईस्वी में भारत का वायसराय, ये भी 1858 के तहत। और पहला वायसराय जो बने वे लॉर्ड कैनिंग बने थे, भारत का प्रथम वायसराय। बंगाल का गवर्नर जनरल, हाँ, 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंगस जो थे वे पहली बार क्या बने, गवर्नर जनरल बने, यानी नया पद का सृजन हुआ। भारत का राष्ट्रपति ये नहीं, भारत के राष्ट्रपति 1950 ईस्वी में 26 जनवरी 1950, याद रखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत पहला गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड बेलेजली, ये सहायक संधि, यानी ये नहीं, वारेन हेस्टिंगस 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत का पहला, भारत का नहीं यानी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बने, इसलिए कौन बने, वारेन हेस्टिंगस, वारेन हेस्टिंगस। और इसे ही क्या कहा जाता है, गवर्नर जनरल का पितामह वारेन हेस्टिंगस को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस यानी टीपू सुल्तान, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये नहीं, रैयतवाड़ी व्यवस्था नहीं। रॉबर्ट क्लाइव, ये 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में नेतृत्व किए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से, और सिराजुद्दौला को पराजित किए थे, नहीं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो वो होगा वारेन हेस्टिंगस। नेक्स्ट आगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे, 3, 2, 3, 4, 5, तो कितने सदस्य, 4 सदस्य थे। कितने सदस्य, 4, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय कहां स्थापित किया गया, तो भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में नहीं, उस समय दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता में 1774 ईस्वी में कोलकाता के फोर्ट विलियम में भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किए, और उस न्यायालय का मुख्य जो न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे थे, सर एलिजा इम्पे। तो आंसर क्या होगा, कलकत्ता। नेक्स्ट, कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ,
तो 1772 नहीं होगा, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1774 हाँ ये कलकत्ता का क्या हुआ, तो कलकत्ता का पहली बार यहां पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ और मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे। 1781 में सेटलमेंट एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों पर कौन सा प्रतिबंध लगाया गया, तो व्यापार करने की अनुमति नहीं, ये प्रतिबंध नहीं लगाया गया। निजी उपहार स्वीकार करने पर प्रतिबंध, हाँ निजी उपहार या रिश्वत उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आंसर क्या होगा, ये भूमि खरीदने की अनुमति, सेना रखने की अनुमति, ये सब था, लेकिन निजी उपहार स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किस दिशा में पहला संवैधानिक कदम माना जाता है, भारतीय स्वशासन, ब्रिटिश संसद का कंपनी पर नियंत्रण, ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन, ये नहीं, ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन 1858 में, ब्रिटिश संसद का कंपनी पर नियंत्रण ये 1773, ठीक है। भारतीय स्वशासन ये 1947 में ही भारतीय स्वशासन, ठीक है। और भारतीय प्रतिनिधि ये आ गया, भारतीय प्रतिनिधि 1792 से प्रारंभ किया गया, लेकिन लास्ट में मार्लो मिंटो सुधार 1909 में इसे माना गया, ठीक है। 1892 याद रखिएगा। नेक्स्ट, तो इसका आंसर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किस दिशा में पहला संवैधानिक कदम माना गया, तो वो होगा कौन सा, ब्रिटिश संसद का कंपनी पर नियंत्रण। नेक्स्ट आगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी, यानी कमजोरी के बारे में बताया जा रहा है। न्यायालय की स्थापना, न्यायालय की स्थापना यानी 1774, गवर्नर जनरल और परिषद के बीच टकराव, हाँ सबसे बड़ी कमजोरी गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल और उसके परिषद के बीच संघर्ष, टकराव, ये सबसे बड़ी कमजोरी था। कंपनी पर नियंत्रण ये कमजोरी नहीं, वो इसे कमजोरी नहीं कहा जाएगा। प्रशासनिक सुधार ये सब कमजोरी नहीं, कौन सा बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, तो यानी रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित विस्तार फैक्ट्स को बता चुके हैं विस्तार से, और इससे एमसीक्यू के आधार पर भी बता चुके हैं। आज यही तक, थैंक यू।